हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र के लिए सुपर हिट पैकेज प्रश्नों का लेके आई हूँ आज मैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं तो सारे देख लीजिएगा। वीडियो की ए सीरीज़ भी अगर आपने पूरी देख ली तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हो तो करीब 27 प्रैक्टिस सेट बना चुकी हूँ और ए सीरीज़ के 70 वीडियो हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रशासन के लिए या इंसुलिन को देने के लिए मतलब प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है कि इंसुलिन देना है। जब व्यक्ति का शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है तो उसको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। तो एक इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जाता है, किस मार्ग द्वारा लगाया जाता है? इंट्रामस्क्यूलर पेशीय मार्ग पर लगाया जाता है, इंट्राडर्मल त्वचा के नीचे लगाया जाता है, चमड़े के नीचे लगाया जाता है, या सिरा के नीचे लगाया जाता है? तो इंसुलिन के प्रशासन के लिए इंसुलिन के लिए जो दिया जाता है, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, वो किया जाता है चमड़े के नीचे। कहाँ किया जाता है? चमड़े के नीचे। चमड़े के नीचे को हम बोलते हैं मार्ग बोलते हैं, सबक्यूटेनियस मार्ग बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस मार्ग इसको बोला जाता है। ये चमड़े के नीचे लगाया जाता है। देखो, आप ये फोटो में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से ये लगाया जा रहा है। ये त्वचा है, वो त्वचा के बिल्कुल चमड़ी के बिल्कुल नीचे लगाया जाता है, और जहाँ पर वसीय ऊतक होते हैं स्पेशली वहाँ लगाया जाता है। जहाँ पर वसीय ऊतक होते हैं वहाँ पे ये लगाया जाता है। नॉर्मली ये 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, लेकिन अगर ऊतक मोटे होते हैं तो फिर 90 डिग्री के एंगल पर इसको लगाया जाता है। फैक्ट याद रखिएगा। इंसुलिन जो आपकी त्वचा के ठीक नीचे वसायुक्त ऊतक में इंसुलिन का इंजेक्ट किया जाता है। इंसुलिन से क्या, इंसुलिन की क्या हो जाती है? अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं होता है, नहीं बनता है, तो रक्त में जो शर्करा का लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे व्यक्ति जो होता है वो डायबिटिक हो जाता है और डायबिटीज़ से पीड़ित हो जाता है। तो इंसुलिन के प्रशासन के लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है? चमड़े के नीचे। चमड़े के नीचे दी जाती है, सबक्यूटेनियस मार्ग द्वारा दिया जाता है। कितने एंगल पर दिया जाता है? 45 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, HIV संक्रमण से कौन सी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है? HIV जानते हैं, HIV हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस को HIV बोलते हैं। HIV क्या होती है? HIV में जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर वायरस हमला करता है। हमारे शरीर में एक CD40 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 40 कोशिकाएं करके याद रख लो। ये कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम CD40 कोशिकाएं बोलते हैं। एड्स का जैसे ही विषाणु मानव के शरीर पर इस आक्रमण करता है, तो इन कोशिकाओं की संख्या जो होती है, CD40 कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है। जितनी ज़्यादा ये नष्ट होती जाती है उतना एड्स का जो स्तर होता है वो बढ़ता जाता है ना। लगातार कम इनकी कोशिकाओं की संख्या को नाप कर ही हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। जब रक्त में CD40 कोशिकाओं की संख्या 200 से कम हो जाती है, कितनी? 200 से कम हो जाती है जब रक्त में CD40 कोशिकाओं की संख्या, तो व्यक्ति एड्स की ओर अग्रसर हो जाता है। एड्स में प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, और जिससे शरीर को लड़ने में परेशानी पड़ती है। HIV की बात करें तो HIV के कारण जो सबसे पहले रोग हुआ था वो USA में हुआ था। कहाँ हुआ था? USA में हुआ था। और कब हुआ था? 1981 में हुआ था। सबसे पहला जो रोग हुआ था वो USA में हुआ था। और कब हुआ था? 1981 में हुआ था। HIV का जो वायरस है वो किस परिवार से आता है? तो वो रेट्रो वायरस परिवार से आता है। इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी दी जाती है, ART थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। एड्स में दी जाती है। कौन सी थेरेपी दी जाती है? ART या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसको बोला जाता है ना। और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये जो रेट्रोवायरस श्रेणी होती है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो RNA DNA की प्रक्रियाओं को अंजाम देता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा एड्स के बारे में। और ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा है? सबसे मेन क्वेश्चन है। तो ये सेलुलर प्रतिरक्षा है। कौन सी है? ये सेलुलर प्रतिरक्षा है।
ये सेलुलर प्रतिरक्षा क्या होती है? ये इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है जो एंटीबॉडी के उत्पादन पर निर्भर नहीं करती। इतने मात्रा में एंटीबॉडी शरीर में बना ही नहीं सकती। ये जो सेलुलर प्रतिरक्षा होती है, ये जो सेलुलर प्रतिरक्षा होती है, इसको हम कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी इसको बोला जाता है। ये भी याद रखना, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी ये बोली जाती है। कौन सी प्रतिरक्षा? एचआईवी संक्रमण वाली प्रतिरक्षा कौन सी होती है? सेलुलर प्रतिरक्षा होती है। इस सेलुलर प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा बोलते हैं। एचआईवी किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? तो एचआईवी वायरस के कारण होता है। सबसे पहले कब पता चला? 1981 में यूएसए में पता चला। इसमें कौन सी कोशिकाओं की जो संख्या है वो नष्ट होती है? CD40 कोशिकाओं की संख्या नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट याद रखिएगा। देखो, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? एचआईवी टीकाकरण से पढ़ा। क्या हमने पढ़ा पहले कि जो एचआईवी से संक्रमण से जब एचआईवी संक्रमण होता है, जब वायरस शरीर पे संक्रमण करता है, तो हमारे शरीर की कौन सी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है? जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है वो कौन सी प्रतिरक्षा प्रभावित हो रही है? तो वो सेलुलर हो रही है। अब ये जो डीपीटी टीकाकरण है, मतलब अब डीपीटी का हम प्रतिरक्षा प्रदान कर रहे हैं। डीपीटी से क्या? हम टीका लगा रहे हैं, मतलब डीपीटी से हम सुरक्षा ले रहे हैं। तो ये जो डीपीटी की प्रतिरक्षा, ये किसकी प्रतिरक्षा, कौन सी प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है? तो डीपीटी टीकाकरण जो होता है वो सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है। जब कोई टीका लगाया जाता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसे किसी भी अन्य जोखिम की तरह मानती है। जो और भी कोई भी जोखिम हो सकता है, नॉर्मल चीज़ें, बुखार वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों के लिए मानती है। तो ये हमें सक्रिय प्रतिरक्षा, तुरंत प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, डीपीटी क्या होता है? डीपीटी को हम क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया, पी से बोलते हैं हम पर्टूसिस, मतलब काली खांसी, और टी से क्या होता है? टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस डीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ये संयुग्म टीका होता है और इसका जो मार्ग होता है, इसको आईएम इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा इसको दिया जाता है, मतलब 90 डिग्री के मार्ग पर इसको दिया जाता है डीपीटी के टीके को। और ये संयुग्म टीका होता है। ये सारे इफेक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा डीपीटी के टीके को कब कब दिया जाता है? छठवें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह। बच्चा जो होता है जब 6 सप्ताह का होता है, जब 10 सप्ताह का होता है, जब 14 सप्ताह का होता है, तो उसे पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ इसको दिया जाता है। किसके साथ दिया जाता है? पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ इसको दिया जाता है। याद रखिएगा। तो डीपीटी किसका उदाहरण है? किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। और जो एड्स है वो किसका उदाहरण है? वो सेलुलर प्रतिरक्षा का उदाहरण है। सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन याद लिखिए कि ये जो डीपीटी का टीका है, बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा। मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें सारे वैक्सीन की कब कब खोज हुई थी, कौन जैसे कि डिप्थीरिया, वो सॉरी एचआईवी नहीं, हेपेटाइटिस बी जो है वो 2002-3 में आया था। ऐसे ही अलग अलग वैक्सीन की शुरुआत अलग अलग समय। आपको मुझे बताना है कि डीपीटी टीकाकरण सबसे पहले कब आया था? डीपीटी टीकाकरण सबसे पहले कब आया था? डीपीटी टीकाकरण सबसे पहले कब आया था? सारे लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, बहुत सारे वीडियो कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, आपने देखा होगा, सारों को रिएक्ट भी करती हूँ और नाम सहित देखती हूँ कि कौन कौन कर रहा है। तो जो लोग भी वीडियो पसंद करते हैं, सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। न्यू हो या पुराने हैं तो पता चलता है कि कौन कौन वीडियो को देख रहा है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि डीपीटी टीकाकरण जो है वो कब आया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछूंगी, दोनों का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एंटी प्लेटलेट दवा है, इनमें से कौन सी एक एंटी प्लेटलेट दवा है? अब प्लेटलेट तो आप जानते हो, जो रक्त में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो एंटी प्लेटलेट क्या होंगी? जो प्लेटलेट को बनाने से रोकेंगी उन्हें। हम एंटी किस में जुड़ता है? एंटी उन्हीं में जुड़ता है ना जो उस किसी चीज़ को बनाने से रोकता है, जो प्रतिरोधी होता है। तो एंटी प्लेटलेट दवाएं क्या होती हैं? रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए दी जाती हैं। ये दवाएं प्लेटलेट को जब जो प्लेटलेट होती हैं, दो प्लेटलेट होती हैं, उनको आपस में चिपकने से रोकती हैं। अगर एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो कमी हो जाएगी, थक्का बन जाएगा। तो ये क्या करती हैं? पतला करने के लिए, रक्त
जो खून जब गाढ़ा हो जाता है तो खून को पतला करने के लिए ये दी जाती हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल दिल के दौरे, स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचने के लिए किया जाता है। एंटीप्लेटलेट दवाएं कौन सी होती हैं? एस्पिरिन। इनमें सबसे पहले एस्पिरिन आता है। इसके अलावा क्लोपिडेग्रोल क्लोपिडेग्रोल भी एक दवाई आती है। क्लोपिडेग्रोल एक दवाई आती है। सबसे पॉपुलर एस्पिरिन है। एक टिकाग्रेलर आती है, लेकिन सबसे पॉपुलर कौन सी है? एस्पिरिन है। यही एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीप्लेटलेट दवा इनमें से कौन सी एंटीप्लेटलेट दवा होती है? तो एंटीप्लेटलेट दवा है एस्पिरिन। ये एंटीप्लेटलेट दवा कब दी जाती है? जब अटैक आ रहा होता है, स्ट्रोक आ रहा होता है, ठंडों में एकदम से खून जम गया है, खून गाढ़ा हो गया है, तो उसको रक्त को पतला करने के लिए, गाढ़ा होगा और चिपक गया तो थक्का जम जाएगा। थक्का जम जाएगा तो जो व्यक्ति का जो शरीर है जिसमें खून सर्कुलेट हो रहा है वो नहीं होगा, है ना, तो फिर वो स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। तो उसके लिए एंटीप्लेटलेट दवाएं दी जाती हैं। तो एंटीप्लेटलेट दवा इनमें से कौन सी है? एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट दवा है। अगला क्वेश्चन है, वारफारिन के संश्लेषण को अवरुद्ध करके एक थक्का रोधी के रूप में कौन काम करता है? ये वारफारिन क्या होता है? वारफारिन क्या होता है? एक थक्का रोधी दवा है जो थक्के को बनने से रोकती है। जो ये थक्के को बनने से क्या करती है? रोकती है। वारफारिन थक्के को बनने से रोकती है। इसको रक्त की पतला करने वाली दवाई बोला जाता है। वारफारिन को क्या बोला जाता है? रक्त पतला करने वाली दवाई बोला जाता है। वारफारिन क्या कहलाता है? रक्त पतला करने वाली दवाई वारफारिन को हम बोलते हैं। अब इनमें से आपको कौन सा ऐसा दिख रहा है जो ये तो रक्त के थक्के जमने से रोक रही है, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी दवाई जो रक्त का थक्का जमाती है? वो है विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के जो होती है वो रक्त के थक्के को जमाती है, और ये वारफारिन क्या होती है? रक्त के थक्के जमने से रोकती है। तो रक्त के वारफारिन के संश्लेषण को अवरुद्ध कौन करेगा? कौन करेगा? विटामिन के करेगा। तो ये याद रखिएगा। विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के नवजात शिशुओं को बहुत ज़रूरी होती है रक्त का थक्का बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्चा होता है तो उसकी नाल में से खून ज़्यादा ना निकले, तो इसलिए विटामिन ए की तुरंत मात्रा दी जाती है। लगभग 1 ml मात्रा जो है तुरंत विटामिन के की नवजात बच्चे को दी जाती है इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा। ये 1 ml मात्रा विटामिन के की दी जाती है, याद रखिएगा। नवजात बच्चे को ये दी जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी एक और क्वेश्चन ये है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के सबसे ज़्यादा किस अवस्था में ज़रूरी होती है? एक नवजात बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। नवजात को जैसे ही नवजात होता है उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, और किस मोड द्वारा दिया जाता है? उसको इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा दिया जाता है। 1 ml उसकी मात्रा दी जाती है। सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया मेजर क्या है? थैलेसीमिया का आपने बहुत नाम सुना हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं गए हैं तो एक बार इंस्टाग्राम हो आइए, चक्कर लगा आइए। अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बस 2 मिनट आपके जाएंगे, एक बार जाके देख लो। आपके काम के बहुत अच्छे अच्छे MCQ वहाँ पर मिल जाएंगे, और आने वाले समय में और भी अच्छा अच्छा डाटा फ़ोटो फॉर्म में, वीडियोस फॉर्म में आपको वहाँ पर मिलेगा, रील्स फॉर्म में आपको मिलेगा। आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के MCQ वहाँ पे मिलेंगे। तो एक बार जाके ज़रूर देख लो। मैं कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट पहुँच सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जस्ट नीचे मेरे व्हाट्सअप की भी लिंक मिलेगी। आप उस पर क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जाओगे। वहां पे अपना नंबर भी सेव करवा दीजिए। अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि 2024 है भाई, बहुत टेक्निकल है, एग्ज़ाम जो है अच्छा खासा आएगा, लेवल जो है अच्छा खासा आएगा। आप सोचो कि ये पूछें कि डिप्थीरिया का कारण क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, या टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ये तो नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो है ना। एडवांस लेवल के ही MCQ बनाएंगे, क्योंकि अब बहुत एडवांस टेक्निकल चीज़ें हैं, पढ़ाई का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। पहले ना यूट्यूब होता था, ना कोई पढ़ाने वाला होता था, और केवल एक बुक्स रहती थी, उन्हीं से होता था, और एक आध शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था। तब तो हज़ारों शिफ्ट में हज़ारों के क्वेश्चन उन लोग को तैयार करना है, तो वो कुछ भी देंगे। तो इसलिए आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है,
और इसकी प्रिपेयर की इसी चीज़ के लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। बहुत शानदार मैं तैयारी करवा रही हूँ। हर तरीके का प्रश्न, हर टॉपिक से अधिकतम एमसीक्यू, रोज़ाना टेस्ट दो, रोज़ाना तैयारी करो, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करो। कठिन टॉपिक है तो ट्रिक से याद करो। इसके अलावा आपको नोट्स नहीं बनाना है, हम रेडीमेड आपको नोट्स बना के देंगे। उसके बाद उस नोट्स से एमसीक्यू कितने बन सकते हैं वो भी आपको देंगे, ट्रिक भी देंगे। एक पूरा एमसीक्यू का बंच आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम तक, जिससे आपको रिवीजन बहुत अच्छे से, जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, धमाल पे धमाल कराने वाले हैं हमारे ग्रुप में। तो अगर आप 500 प्लस लड़कियां हमारे ग्रुप में हैं अभी, जितने लोग आप कलेक्ट होंगे उन सारे की बहुत शानदार तैयारी मैं कराने वाली हूं। तो जो लोग भी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 799 का हमारा पैकेज है। आपने और भी पैकेज लिए होंगे या नहीं भी लिए होंगे, या आपकी तैयारी पूर्ण भी हो गई होगी या नहीं भी हुई होगी, स्टार्टिंग भी नहीं किया या कर भी ली, हर स्थिति में आपके लिए वो बेस्ट पैकेज है। और बहुत शानदार तैयारी करवा रही हूँ। कठिन डेट है, जैसे योजनाओं की कोई डेट है, अधिनियम की धाराएं हैं, नहीं याद होती हैं, याद नहीं रह पाता है लंबे समय तक, तो हम उसको ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। आईसीएमआर का डाटा है, जैसे कि आयरन की ही बात कर लें, आयरन हर अवस्था में 10 से 12 साल के बच्चे को कितना चाहिए है, 13 से 15 को कितने का चाहिए, 16 से 18 को कितना चाहिए, गर्भवती, धात्री, इन सब की मात्राएं एकदम से कैसे याद होंगी, तो वो कैसे होंगी, ट्रिक द्वारा होंगी। वो हम ट्रिक द्वारा ऐसी ट्रिक बनाएंगे कि आपके दिमाग में आप कभी नहीं भूलोगे, बूढ़े भी हो जाओगे तब भी वो ट्रिक आपको दिमाग में रहेंगी। ऐसे ही कंप्यूटर के, मैथ्स के, रीजनिंग के सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा करवाएंगे। तो जो भी लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। उसमें और क्या क्या मिलेगा अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है थैलेसेमिया मेजर क्या है। देखो, थैलेसेमिया जो मेजर होता है उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के शरीर में एक प्रकार की जीन की कमी हो जाती है। कौन से जीन की कमी हो जाती है? एक ऑक्सीजन ले जाने वाला एक प्रोटीन होता है, उसकी कमी हो जाती है। ये आनुवांशिक एक रोग होता है थैलेसेमिया। स्पेशली जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं ना, वो सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब होता है जो दो गुणसूत्र एक से आना होता है बच्चे के पास। दो गुणसूत्र, जैसे कि माता का भी आना है, पिता का भी आना है, लेकिन माता या पिता में से किसी एक की कमी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं ना, वो जनरली इसी से ही ग्रस्त होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से, है ना। तो थैलेसीमिया मेजर क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें खून से जुड़ी बीमारी होती है और इसमें ऑक्सीजन ले जाने वाले एक प्रोटीन की कमी हो जाती है, या जिससे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, शरीर पीला हो जाता है ना। इसके लिए एक डोनर की ज़रूरत होती है, वो बोन मेरो दे बच्चे को, जो उसी से मिलता जुलता उसका वो जो जीन हो, उस जीन उसके अंदर पहुंच जाए, तो इसके लिए ये होता है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डोनर में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में किसी व्यक्ति को बीमारी होने के लिए उसके पास म्यूटेंट जीन की 2 कॉपी होना चाहिए। आमतौर पर माता पिता में से हर एक के पास 2 स्पून जीन की एक कॉपी होती है और वो इसके वाहक होते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे की बीमारी होने की संभावना 25% होती है जिनमें पहले से ही कमी है, लेकिन जिनमें होता है और उसके बाद बच्चे में नहीं गया है, तो वो बच्चे पूरी तरह से इससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये फैलता जाता है। दुनिया के सबसे आम रिसेसिव विकारों में से है, दुनिया का सबसे आम ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये याद रखिएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने वाले, जो हीमोग्लोबिन बनाता है वो वाला प्रोटीन ही कम हो जाता है, जो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो वो ग्लोबिन प्रोटीन ही कम हो जाता है, एक जीन की मात्रा उसमें कम हो जाती है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन की बात करें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनने के लिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनने के लिए लगभग 3.34 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनने के लिए कितना चाहिए आयरन? 3.34 मिलीग्राम आयरन चाहिए। आयरन की बात करें तो एक सामान्य पुरुष को 19 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। सामान्य महिला की बात करें तो उसको 29 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। गर्भवती की बात करें तो उसको 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। एक धात्री महिला की बात करें तो उसको 23 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। और एक नवजात बच्चे की बात करें जो 0 से 6 महीने का बच्चा है, उसको 3 मिलीग्राम आयरन चाहिए है।
3 मिलीग्राम, और 1 से 3 साल के बच्चे को 8 मिलीग्राम आयरन चाहिए। ये सारे आयरन की मात्रा आपको जवानी में याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का एनीमिया असामान्य है? किस प्रकार का एनीमिया असामान्य है? मतलब सामान्य नहीं है, असामान्य है। आयरन की कमी होता ही है, फॉलिक एसिड की कमी ये भी होती है, विटामिन B12 की, दोनों की मिला के जो कमी होती है, आयरन और फॉलिक एसिड की जमी, जिसको हम IFA बोलते हैं, ये जो बीमारी है सबसे असामान्य होती है। आयरन और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, इसके लिए 100 टैबलेट दी जाती है आयरन और फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, विटामिन B12 भी ज़रूरी होता है। एक महिला को आयरन की कमी तो सामान्य स्थिति होती है, जो होती ही है। एक जो गर्भवती महिला होती है, उसकी पहली तिमाही में 11-12 हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। यदि अगर 7 से कम हो जाता है तो गंभीर एनीमिया की शिकार हो जाती है। फॉलिक एसिड की बात करते हैं, अगर हम फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 बोलते हैं, 550 माइक्रोग्राम समथिंग विटामिन B9 जो होता है एक गर्भवती महिला को चाहिए होता है, जबकि एक सामान्य महिला को केवल 220 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल चाहिए। लेकिन अगर गर्भवती महिला की बात करें तो उसको 550 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल चाहिए। ये ICMR का डाटा है 2020 का, ये आपको पता होना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए, स्पेशली गर्भवती महिला के लिए 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए। फॉलिक एसिड कितना चाहिए? लगभग 550 से 570 माइक्रोग्राम जो है फॉलिक एसिड एक गर्भवती महिला को चाहिए रहता है। और आयरन कितना चाहिए रहता है? 40। और विटामिन B12 चाहिए रहता है करीब 2.25 मिलीग्राम। विटामिन B12 चाहिए रहता है करीब 2.25 मिलीग्राम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर परीक्षा का एक क्वेश्चन बनता है। सुपरवाइज़र की हर शिफ्ट का इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनेगा। अगला है, छोटे बच्चों में सबसे प्रचलित पोषण संबंधी विकार आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया है। छोटे बच्चों में इसका प्रमुख कारण, देखो छोटे बच्चों से संबंधित माँ, जो माँ का दूध पीता है, तो वो किस कारण से होगा जाएगा? क्योंकि माँ में पर्याप्त लौह भंडार का अभाव होगा, जिसके कारण से उसके शरीर में पर्याप्त लौह मात्रा नहीं पहुँचेगी और वो आयरन की कमी से वंचित हो जाएगा। अगला है, जेट ट्रैक तकनीक के लिए एक नर्स किसी वयस्क में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की सामान्य साइट कौन सी चुनेगी? ये जेट ट्रैक तकनीक क्या होता है? देखो, जो ट्रैक तकनीक होता है वो IM मोड से देने वाले इंजेक्शन के लिए प्रयुक्त की जाती है। जेट ट्रैक तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? जो IM मोड इंजेक्शन देते हैं ना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं ना, उसके लिए जेट ट्रैक तकनीक प्रयोग की जाती है। अब ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए एक वयस्क में जो नर्स है वो कौन सी साइट चुनेगी आदमी की? डेल्टाइड चुनेगी। डेल्टाइड क्या होता है? जो हाथों की ये भुजा होती है ना, जो तिकोनी, यहाँ पे जो लगता है इंजेक्शन, उसको हम डेल्टॉइड बोलते हैं। रेक्टस फेमोरस में नहीं होती है। वेंट्राग्लूटियल जो कि जांग होती है। वास्तुलेटरस ये भी जांग की होती है। वेंट्रोग्लूटियल को कूल्हा बोलते हैं, शुद्ध भाषा में बोले तो वेंट्रोग्लूटियल को क्या बोलते हैं? कूल्हा बोलते हैं। और बास्टुलेटरलिस को क्या बोलते हैं? बास्टुलेटरलिस को हम बोलते हैं जांग। क्या बोलते हैं इसको? बास्टस होता है, वैसे ये बास्टल लेटरलिस होता है, जांग होता है। लेकिन ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए बेस्ट जगह जो होती है वो होती है वेंट्रोग्लूटियल। कौन सी होती है? वेंट्रोग्लूटियल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूल्हे पे इंजेक्शन लगाना IM वाला वो सबसे बेस्ट रहता है एक वयस्क के लिए। कौन सा? वेंट्रोग्लूटियल। अब देखो मैं बताती हूँ इनके सारे के फोटो। ये है डेल्टॉइड, देखो आपको दिख रहा होगा, ये हाथों की भुजाएं दिख रही होंगी, यहाँ पे कंधे पे जो लग गया, बिल्कुल जो ऊपर की जो कंधा होता है, ये जो यहाँ पे जो लगा उसको बोलते हैं डेल्टॉइड, है ना। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कूल्हा। ये देखो, ये कूल्हा है व्यक्ति का, ये क्या है? कूल्हा है। यहाँ पर जो इंजेक्शन लगता है, आप लोगों ने लगवाया होगा, तो ये जो साइट होती है वो क्या होती है? वेंट्रोग्लूटियल होती है। अब बात करें रेक्टस की, तो ये देखो, ये पैर है, पैर के नीचे की ये जो जगह होती है इसको हम रेक्टस बोलते हैं। और ये इसकी साइड में जो सबसे पीछे वाली जगह होती है उसको हम बास्टस बोलते हैं, जो कि ये जांग होती है। ये जांग होती है, ये कूल्हा, जांग के ऊपर कूल्हा होता है, कूल्हे के नीचे जांग होती है, और जांग के साइड में रेक्टस फेमोरिस साइड होती है।
ठीक है। अब ये लगाया कहाँ जाता है, ये टीका जो IM वाला टीका है वो कहाँ लगाया जाता है, कूल्हे पे लगाया जाता है। कूल्हे को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रोग्लूटियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कूल्हे को, कूल्हे को वेंट्रोग्लूटियल बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच के अंतर के रक्तचाप को क्या बोलते हैं, नाड़ी दबाव, प्रेस रेंज, नाड़ी की कमी या लंबाई दबाव। इसको बोलते हैं नाड़ी दबाव। क्या बोलते हैं, नाड़ी दबाव। सिस्टोलिक मतलब होता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक मतलब होता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर। इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम PP बोलते हैं। PP का मतलब होता है पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर को हिंदी में क्या बोलेंगे, पल्स मतलब क्या होता है, नाड़ी, और प्रेशर मतलब क्या होता है, दबाव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाड़ी दबाव। ये हृदय चक्र के दौरान रक्त पर होने वाले अधिकतम और न्यूनतम दबाव को बताता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है मतलब आपका रक्त पर दबाव ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर कम है मतलब रक्त पे दबाव बहुत कम है। सिस्टोलिक रक्तचाप को हम SBP भी बोलते हैं। वह बल है जो हृदय की धड़कन पर उत्पन्न होता है। और जो डायस्टोलिक दाब वह बल होता है जो हृदय की धड़कनों के बीच आराम के समय में होता है, मतलब हृदय बहुत धीरे 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 पंप कर रहा होता है और BP हाई जो होता है उसमें बहुत तेज़ तेज़ पंप कर रहा होता है, तो ये स्थिति होती है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को हम नाड़ी दबाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाड़ी दबाव, या और क्या बोलेंगे, पल्स प्रेशर, PP भी बोल देंगे। अगला है स्वस्थ वयस्कों में औसत सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है, जो ऊपर वाला जो BP होता है, जो अपर वाला जो BP होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप। तो ये देखो ये 120 से 80 होता है स्वस्थ व्यक्ति में। 120 उच्च वाला होता है और 80 जो होता है वो निम्न वाला होता है। ये एक सामान्य स्वस्थ आदमी का ये BP होता है। अगर जिनका BP लो होता है, जिनको ब्लड प्रेशर लो की समस्या होती है, तो ये 120 वाला कम चला जाता है, और जिनको हाई की होती है तो ये 120 वाला हाई चला जाता है, और हाई जिनका BP हाई है नीचे वाला भी ऊपर चला जाता है। हमारी उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर में भी कमी अधिकता देखी जा सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिस्टोलिक दाब, स्वस्थ वयस्कों में सिस्टोलिक दाब। अभी हमने पढ़ा जो 120 होता है वो अच्छा होता है। अब यहाँ औसत पूछ रहे हैं तो औसत में यहाँ पे 100 से 140 ही सही होगा। 150 160 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 140 से 170 भी ज़्यादा हो जाएगा, और 160 से 170 mm भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, HG का मतलब यहाँ मरकरी होता है, मरकरी में ही नापा जाता है इसलिए इसको हम HG बोलते हैं। तो ये कितना होता है स्वस्थ वयस्कों में औसत सिस्टोलिक रक्तचाप 100 से 140 mm HG होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हम जीतेंगे बैच की पूरी जानकारी है। क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। कोई टॉपिक हमने दिया है, सपोज कीजिए हमने टाइफाइड दिया है। अब टाइफाइड क्या होता है, उस कौन से चीज़ से होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके वैक्सीन क्या होती हैं, उसके बारे में सारी डिटेल, और जो कठिन चीज़ है टाइफाइड के बारे में, कोई कठिन फैक्ट है तो उसको हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। बात करें अगर हम जैसे कि किसी योजना की बात चले, अगर महिला सशक्तिकरण की कोई योजना चल रही है, अब उनकी इतनी सारी योजना है महिला सशक्तिकरण की, याद नहीं हो रही है। कोई सी योजना 1992 में है, कोई सी 2002 में है, 3 में है, कैसे याद करें, इतनी सारी योजनाएं, करीब 4000 प्लस योजनाएं, कैसे करेंगे, ट्रिक द्वारा याद करेंगे। हर योजना के लिए एक ट्रिक बनाएंगे और याद करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि सुपरवाइज़र इतने समय में आना है। बहुत सारे लोगों का तो ये है कि सब कुछ दाव पे लगा के वो इस को तैयारी कर रहे हैं, और एक एक 1.5 साल से तैयारी कर रही हैं लड़कियां, और बहुत शानदार तैयारी है, मतलब वो खुद ही एक डॉक्टर बन गई हैं, ऐसी उनकी तैयारी हो चुकी है। तो और बहुत सारी परेशानियों के बीच भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करना पड़ रहा है, फिर भी वो तैयारी में लगी हुई हैं। उनमें से आप लोग भी बहुत ऐसे ही हो, मेरे साथ जो जुड़ी हैं, मैं उनकी कंडीशन जान सकती हूँ, लेकिन आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारी परेशानियों से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, उसके बावजूद आप तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छे से लगे रहिए, मेहनत कभी भी ये नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है वो निकल जाएगा और आप पढ़ने में अच्छे नहीं है तो आप नहीं निकलोगे, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि कम पोस्ट है तो कैसे होगा। पोस्ट ज़्यादा हो कम हो आपके लिए तो एक सीट लेना है, आपको अपना 100% देना है, बाकी फिर ईश्वर पर छोड़ना है। अब क्या है इसमें, क्या क्या मिलना है, टॉपिक वाइज इसमें ई बुक मिलेगी, 1000 प्लस CDP के MCQ, 500 प्लस विशेष आवश्यकता वाले MCQ। इसके अलावा जो इतने भी विशेष देखभाल वाले बच्चे होते हैं, संरक्षण संस्थान होते हैं, एड्स मामले होते हैं, बाल देखरेख संस्थान होती हैं, गवर्नमेंट बाल देखरेख संस्थान होते हैं, अशासकीय संस्थान होते हैं,
है ना, महिलाओं से संबंधित संस्थान होते हैं, शिशु क्रंच योजना वगैरह, इन सारा का पूरा डाटा आपको थ्योरी भी मिलेगा, उसका एमसीक्यू भी मिलेगा। इसके अलावा आईसीएमआर के 2020 और 2024 के एमसीक्यू मिलेंगे, 2500 प्लस योजना एमसीक्यू, 2000 प्लस अधिनियम वस्तुनिष्ठ टॉपिक तैयार करवा कर उसका डेली टेस्ट लिया जाएगा, कठिन डेट और डाटा ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा, सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक दिया जाएगा, गणित कंप्यूटर तर्क शक्ति सारा कुछ होगा, पोषण टीकाकरण बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ये 2 वीडियो भी बनाए हैं टीकाकरण के, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन भी किया हुआ है, देख सकते हो। परसों मैंने प्लेसेंटा का एक वीडियो बनाया था, बहुत ही स्पेशल वीडियो है उसमें, वहाँ से मतलब आपका अगर प्लेसेंटा का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ से बाहर नहीं छूटेगा, देख लेना वो वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी पिन कर दूंगी। बहुत अच्छे से बनाया है। इसका लेने का तरीका क्या है आपको, इसमें मैं अदर स्टेट के पेपर 2017 2014 के पेपर ये सारा कुछ कवर कराऊंगी। इसमें लेने का तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। व्हाट्सअप करके आपको बोलना है मैम हमें हम जीतेंगे बैच लेना है, हम आपको पेमेंट नंबर देंगे, आपको पेमेंट करना है, जैसे ही पेमेंट आएगा हम आपको हमारे 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे। कोई प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, हमारी एप्लीकेशन है, हमारे पास 2 एप्लीकेशन है जीके विद आकांक्षा की, प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है, हमारे पास समय की इतनी कमी है कि हम उसमें अभी कुछ डाल ही नहीं पा रहे हैं, हमारा जो चल रहा है पहले से वैसा ही चल रहा है, सारा कुछ हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही करा रहे हैं। आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फास्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल समय ख़राब किए बिना। बहुत सारे लोग कमेंट्स आते हैं वीडियो नोटिफिकेशन कब आएगा, तो विभाग को ऑर्डर जा चुका है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, 31 के पहले ही आ जाए। बस ये सोचो कि तैयारी पूरी है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब में परिवर्तनीय जोखिम कारकों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल हैं। मोटापा, बिल्कुल मोटापा अगर होगा तो हाई बीपी होगा ही। नमक का सेवन ज़्यादा करोगे तो भी बीपी हो जाएगा। शराब के सेवन से भी बीपी बढ़ता है। उम्र एक कारण है, वैसे एक मेन कारण तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही अगर ये सारे बीपी बढ़ रहा है तो फिर ये सब कारण होते हैं, उम्र इसका मेन फैक्टर नहीं होता है। तो ये उसका आंसर उम्र हो जाएगा। अगला है, नमक अचार और डिब्बा बंद सूप से बचना चाहिए, किस बीमारी से बचना चाहिए। एनीमिया में तो ऐसा कुछ नहीं बोलते कि नमक नहीं खाओ। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर की कमी में भी ऐसा नहीं शुगर कमी बोलेंगे अच्छे खाओ जो तब तुम्हारी शुगर बढ़े। रिकेट्स में भी नहीं बोलेंगे, रिकेट्स में भी अच्छा खाने को बोला जाता है। जो उच्च रक्तचाप होता है, हाई बीपी जो होता है, वो सोडियम का लेवल हमारे शरीर में जाता है तो वो उसको रक्तचाप को बढ़ाता है। तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को नमक अचार और डिब्बाबंद सूप से बचना चाहिए। अगला है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित नहीं करता। देखो, इंसुलिन भी करता है, ग्लूकेगॉन भी करता है और कार्टिसोल भी करता है। ये शुरू के 3 हार्मोन तो करते हैं। इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन होते हैं ये अग्नाशय द्वारा स्नावित होते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं, अग्नाशय द्वारा होते हैं। इंसुलिन का स्नावन कम होने से क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन क्या होता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब व्यक्ति के शरीर में जब इंसुलिन नहीं बनता है, उसको शुगर बढ़ जाती है, तो उसको शुगर को नियंत्रित करने के लिए उसको इंसुलिन लेना जरूरी होता है। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा ना, इंसुलिन दिया जाता है, अपन ने पढ़ा था सबक्यूटेनियस मोड द्वारा इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसलिए ही दिया जाता है ताकि शुगर का जो लेवल है, जो ब्लड में लगातार शुगर बढ़ रही है, जो हमारा शरीर में पूरे शरीर में क्या घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है, अगर उसमें शक्कर मिल जाएगी तो वो ब्लड वाला काम जो कम होगा ना, व्यक्ति बिल्कुल मतलब आलसी टाइप हो जाएगा, उसको एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, थकान होगी, उसको कोई काम नहीं कर पाएगा। तो वो ये इंसुलिन के कारण होता है। इसके अलावा ग्लूकागॉन, ये इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा, ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है। तो ये दोनों नहीं करते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल तनाव बढ़ाता है तो बीपी हाई होता है, जिसके कारण शुगर हाई होता है। लेकिन वैसोप्रेसिन जो है डायबिटीज़ से संबंधित तो है, लेकिन ये नियंत्रित नहीं करता है शर्करा को, ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे नियंत्रित हो। ये जो वैसोप्रेसिन होता है ना, इसको हम एडीएच हार्मोन बोलते हैं। एडीएच हार्मोन क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन।
एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब हमें अगर टॉयलेट बहुत ज़्यादा आ रही है, मूत्रवर्धक जो चीज़ें अगर खा ली हैं, तो ये जो वैसोप्रेसिन होता है ये मूत्र को कम करता है, पानी को शरीर से बाहर निकालने में मतलब कंट्रोल करता है, ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकलता है। और ये पीयूष ग्रंथि में हाइपोथैलेमस द्वारा निकलता है। हाइपोथैलेमस द्वारा ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है वैसोप्रेसिन। इसकी कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है मतलब उदकमेह हो जाता है। उदकमेह इसको बोलते हैं। हाइपोवोल्मिया या हाइपोनेट्रेमिया के मामले में पीयूष ग्रंथि एडीएच का स्राव करती है, जो जल के अवशोषण में मदद करता है। जब व्यक्ति का शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पानी निकलने लगता है, तब ये हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। तो याद रखिएगा वैसोप्रेसिन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन कहलाता है। तनाव हार्मोन, तनाव बहुत ज़्यादा हो, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप सोचने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं ना, तो आपके शरीर जो होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाने लगता है, जिसके कारण मोटापा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं अगर मैं कि जो वैसोप्रेसिन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं, या मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है मूत्र नियंत्रक कहलाता है या एंटी डायरेटिक कहलाता। डायरेटिक मतलब क्या होता है कि जो पानी की मात्रा शरीर से बाहर निकालने में ज़्यादा करते हैं, और एंटी डायरेटिक मतलब जो उसको रोकता है। एंटी का मतलब ही हो जाता है किसी चीज़ को रोकने वाला। अगला क्वेश्चन है ये नैदानिक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जब थायराइड ग्रंथि का स्नावन कम होता है। तो आप तो हम परीक्षण कराते हैं कि हमारे थायराइड चेक करा लें कि थायराइड का स्तर क्या हो रहा है, तो हमें थायराइड ग्रंथि का चेक करा लेना चाहिए। तो ये कब होता है, तो देखो जब हम थायराइड का चेक कराते हैं, तो यदि हमारा TCH जो होता है वो बढ़ा हुआ आता है, अगर हमारा TCH हार्मोन जो होता है वो बढ़ा हुआ आता है, तो जिस TCH हार्मोन को बोलते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन हम जिसको बोलते हैं, अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है। इसको T4 भी होता है, एक T4 होता है वो भी बढ़ा हुआ आता है, तो भी वो बोलते हैं कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म की मात्रा है। जबकि अगर TCH स्तर कम आता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। TCH स्तर कम आना मतलब हाइपरथायराइडिज्म, और TCH स्तर बढ़ा आना मतलब हाइपोथायराइडिज्म। दोनों ही याद रखिएगा। अगला है क्रोनिक किडनी विफलता के निदान वाले रोगी में। क्रोनिक किडनी मतलब जो किडनी है वो बहुत समय से काम नहीं कर रही है, लगातार काम नहीं कर रही है। तो ऐसे जो रोगी होते हैं, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के लक्षणों की निगरानी की जानी चाहिए। ऐसे रोगों में क्या होता है, जो किडनी की विफल होती है ना, तो उनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उनमें देखना चाहिए कि उनको हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं हो रहा है। अभी मैंने ऊपर आपको हाइपोथायराइडिज्म में पढ़ाया था, उसको हम ऑटो इम्यून थायराइड रोग या हाशीमोटो रोग भी बोलते हैं। हाशीमोटो रोग भी बोलते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, उसको हम हाशीमोटो रोग भी बोलते हैं। और इसके लिए ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिकाओं पर हमला करता है। ये जो अगर थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन हार्मोन का जो स्रावन है वो कम हो जाता है। आयोडीन की कमी हाइपोथायराइडिज्म का सबसे मेन कारण होता है। किसकी कमी, आयोडीन की कमी जो होती है वो इसका मेन कारण होता है। बात करते हैं हम क्रोनिक किडनी रोग। क्रोनिक किडनी रोग को हम CKD भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। क्या बोलते हैं, CKD भी बोलते हैं। गुर्दे की गुर्दा कम काम करता है, तो रक्त में कैल्शियम का स्तर भी क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, है ना। और CKD में कैल्शियम जो चयापचय में बदलाव आता है, कैल्शियम जो पाचन दर भी कम हो जाती है, जिससे पैराथायराइड हार्मोन जिसको हम PTH बोलते हैं, उसका जो सीक्रेशन है बढ़ जाता है, और हड्डियाँ और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसके द्वारा पड़ जाती हैं। तो क्रोनिक किडनी विफलता के निदान में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के लक्षणों की निगरानी किसकी करना चाहिए, किसके असंतुलन की निगरानी करना चाहिए, तो हाइपोकैल्सीमिया की करना चाहिए। किसकी, हाइपोकैल्सीमिया की करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।